नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोहली क्लासेज में। तो आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी सीरीज में क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 और 6। हम लोग हर एक वीडियो में 2 या 3 चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। दृष्टि पब्लिकेशन का जो एनसीईआरटी सीरीज है उससे हम लोग देख रहे हैं। अगर आप लोग लगातार देख रहे होंगे तो ज़रूर जान रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5, शासक और इमारतें। फर्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किन 2 शासकों के द्वारा करवाया गया? कुतुब मीनार का निर्माण किन 2 शासकों के द्वारा करवाया गया? तो ये करवाया गया कुतुबुद्दीन ऐबक एवं इल्तुतमिश के द्वारा। देखते हैं इसका व्याख्या दिया गया। कुतुब मीनार 5 मंजिली इमारत है जिसका नाम प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर पड़ा है। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक तथा शेष मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया। तो प्रथम देखा जाए तो जो नींव डाला गया स्टार्टिंग में वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। बाकी का जो रेस्ट काम था वो आगे कौन बढ़ाया? इल्तुतमिश। और इससे फिरोज शाह तुगलक भी जुड़ा, वो भी मरम्मत करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कुतुब मीनार में स्थित छज्जे के नीचे स्थित अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो कुतुब मीनार में स्थित छज्जे के नीचे जो अभिलेख लिखा गया वो कौन सा भाषा में? ये अरबी भाषा में लिखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आंसर भी आप लोग देखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग रिवीजन ही कर रहे देखा जाए तो एनसीईआरटी का। मध्यकाल में वास्तुकला के निर्माण से संबंधित अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली का प्रयोग किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है? तो मध्यकाल में वास्तुकला के निर्माण से संबंधित अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली का प्रयोग किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है? तो सभी में होता है, मस्जिद में, मंदिर में, मकबरों में। तो प्रयुक्त में से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए इसका व्याख्या देखेंगे। 7वीं एवं 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सह तीर रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला का यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई जाती है। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुआं से जुड़े निर्माण में इसी शैली का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कथन और कारण दिया गया है। तो कथन है, 12वीं सदी के आसपास अर्थात 12वीं सदी के आसपास विशाल ढांचों अर्थात मंदिरों, मस्जिद, भवनों का निर्माण सरलता एवं तेजी से होने लगा। कारण क्या रहा? कारण है 12वीं सदी में निर्माण कार्य में चूना, पत्थर, सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यह उच्च कोटि की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़े मिलने से कंक्रीट बनती थी। तो ये पूछ रहा है, ये तो होगा आपका कथन दिया गया, क्या यह कारण सही है? देखते हैं इसका आंसर। मेरे हिसाब से तो सही लग रहा है, एक मिनट देख लेते हैं। बिल्कुल दोनों सही है और उसका सही स्पष्टीकरण भी है, तो उसका ऑप्शन ये हो जाएगा। इसका देख लेते हैं व्याख्या। 12वीं सदी के आसपास विशाल ढांचों अर्थात मंदिर, मस्जिद, भवन का निर्माण सरलता एवं तेजी से होने लगा क्योंकि इस सदी में निर्माण कार्य में चूना, पत्थर, सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़े मिलने से कंक्रीट बनती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। किस शासक ने दिल्ली या कुहना अर्थात वर्तमान दिल्ली में जो के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण कराकर व्यापक सम्मान प्राप्त किया? इस विशाल जलाशय को हौज ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। तो किसके द्वारा किया गया था? देखते हैं, ये शायद अलाउद्दीन के द्वारा किया गया। देखते हैं इसका आंसर। नहीं, इल्तुतमिश के द्वारा। यहाँ पे हौज ए सुल्तानी जिसको कहा जाता है, ये इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, जिसको दिल्ली ए कुहना कहा जाता है। चलिए इसका देख लेते हैं व्याख्या। इल्तुतमिश ने दिल्ली ए कुहना वर्तमान दिल्ली के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण कराकर
व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौज सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी शाहजहानाबाद को बनाया? किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी शाहजहानाबाद को बनवाया? तो किसके द्वारा बनवाया गया है? ये को शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। 1638 में शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की और यमुना किनारे अपनाई गई राजधानी शाहजहानाबाद का निर्माण करवाया। शाहजहां ने यह लाल बलुए पत्थर से एक मजबूत किले का निर्माण करवाया। और वहाँ पे क्या करवाया? एक लाल बलुए पत्थरों से एक मजबूत किले का निर्माण करवाया, जो लाल किले के नाम से भी जाना जाता है। लाल किला पे जहाँ झंडा ये क्या भाषण दिया जाता है हमारे देश के सीएम और राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए, दिल्ली के किले में शाहजहां ने दीवान आम और दीवान खास का निर्माण करवाया और उसी लाल किला में दीवान आम और दीवान खास का निर्माण करवाया गया शाहजहां के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया। लाल किले के निकट ही शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, मुगल स्थापत्य कला के अंतर्गत चार बाग शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मुगल स्थापत्य कला के अंतर्गत चार बाग शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार बाग बनाने की परंपरा हुमायूं के समय शुरू हुआ। चार समान हिस्से में बांटे होने के कारण बाग को चार बाग कहा जाता था, ये तो सही है। कश्मीर में अवस्थित शालीमार बाग सीढ़ीदार चार बाग का एक सुंदर उदाहरण है। तो इसका दूसरा और तीसरा सही दिया गया है। देखते हैं इसका आंसर। बिल्कुल 2 और बी हो जाएगा। 1 मिनट, केवल एक। अच्छा, इसमें पूछा गया कौन सा असत्य है, तो हमें इसे भी देखना। क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़े पहले, फिर आंसर दें। तो देखिए, इसमें से असत कथन था जो हुमायूं वाला, अर्थात हुमायूं के द्वारा नहीं शुरू किया गया था। किसके के द्वारा किया गया था? ये चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में शुरू हुई थी। तो इसमें पूछा असत्य कथन, तो केवल पहला असत्य है, अर्थात 2। दूसरा और तीसरा ये सही दिए गए थे। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देख लेते हैं इसका व्याख्या। पहला कथन असत्य है क्योंकि चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय शुरू हुई थी। अकबर के आरंभिक शासनकाल में निर्मित भवनों में हुमायूं का मकबरा सबसे महत्वपूर्ण है। इस मकबरे में चार बाग पद्धति का सबसे पहले उपयोग किया गया था तथा बाग चार समान हिस्सों में बटे होने के कारण ही चार बाग कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। शाहजहां के शासनकाल में चिहिल सुतून अथवा चालीसा खंभों का सभा, अर्थात चालीसा ने 40 खंभों का सभा भवन किसे कहा जाता था? तो दीवाने आम या दीवाने खास को या लाल किला को? तो दीवाने इसमें क्या हो जाएगा आपका? लाल किला या हीरा मोती? तो देखिए बी होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है बी। तो देखिए, दीवाने आम और दीवाने खास अर्थात व्यक्तिगत और सार्वजनिक सभा हेतु समारोह कक्षा के निर्माण की योजना शाहजहां ने बड़ी ही सावधानीपूर्वक बनाई थी। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहिल सुतून अथवा 40 खंभों के सभा भवन कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, शाहजहां ने ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। दूसरा, नदी तट बाग के अंतर्गत निर्माण कार्य नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य? देखते हैं। तो देखिए, दोनों सही दिया गया है। देखते हैं इसका व्याख्या। तो देखिए, शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था।
इनका निर्माण चार बाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। चार बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते हैं। इस तरह के बाग में निवास स्थान चारबाग के बीच में स्थित न होकर नदी तट के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। मुगलों के द्वारा वास्तुकला के क्षेत्र में छत निर्माण के लिए बांग्ला गुंबद तकनीक का प्रयोग किया जाता। यह किस क्षेत्र की स्थानीय शैली थी? तो ये बंगाल की दिख रहा है, बांग्ला तुम गुंबद तो बंगाल हो जाएगा सी। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। इसी क्रम में उन्होंने बंगाल के स्थानीय शासक के द्वारा छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत निर्माण की तकनीक बांग्ला गुंबद को अपनी वास्तुकला का हिस्सा बनाया। क्वेश्चन नंबर 12 है, मुगल वास्तुकला से संबंधित पितरादुरा क्या है? पितरादुरा क्या है? मुगल वास्तुकला से संबंधित मस्जिद निर्माण की तकनीक, मकबरा निर्माण की तकनीक, संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर को अलंकृत करने की तकनीक। तो यही हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, पितरादुरा। देख लेते हैं आंसर, बिल्कुल सही। उत्कर्णित अर्थात उभड़े हुए संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूनों को ही पितरादुरा तकनीक कहते थे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। तो शाहजहां का जो सभा भवन था वो लगभग मस्जिद से मिलते जुलते वो उस रूप में बनाया गया था। दूसरा कह रहा है, बादशाह के सिंहासन, बादशाह था शाहजहां के सिंहासन के पीछे पितरादुरा के जरऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त में से दोनों कथन सही दिया गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। देख लेते हैं इसका व्याख्या। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में न्याय और साहित्य दरबार के अंतर संबंध पर बहुत बल दिया था, जोर दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता ऑर्फियस को बीना बजाते हुए चित्रित किया गया था। तो चलिए हम लोग ने कंप्लीट कर लिया चैप्टर नंबर 5। आज फिर हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 6 देख लेते हैं इसमें। चलिए चैप्टर नंबर 6 है नगर, व्यापारी और शिल्पी जन। तो निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर नहीं है, कौन सा मंदिर नगर नहीं है? तो मछलीपट्टनम आप लोग बहुत जानते होंगे, पढ़े होंगे इतिहास। तो मछलीपट्टनम एक बंदरगाह था जो काफ़ी फेमस था। बाकी से हर जगह मंदिर है, तंजावुर में मंदिर है, कांचीपुरम में, तिरुपति में भी। तो देखिए तंजावुर, कांचीपुरम तथा तिरुपति आदि सभी मंदिर नगर है, जबकि मछलीपट्टनम व्यापारिक तथा बंदरगाह का नगर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। चोल काल में लुप्त मोम तकनीक का प्रयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता था? तो ये मूर्तियों के निर्माण में, अर्थात कांस्य मूर्तियों के निर्माण में किया जाता था। देखिए चोलकालीन कांस्य मूर्तियों लुप्त मोम तकनीक के द्वारा बनाई जाती थी। इस विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम क्या किया जाता था? तो देखिए सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी। इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीपकर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वह पूरी तरह सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था और उसके मिट्टी के आवरण में एक छोटा छोटा सा छेद बनाकर उस छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल लिया जाता था। फिर क्या करेगा, उसमें उसी छेद के अंदर क्या डाल दिया जाएगा, जिस मेटल को बनाना है अर्थात कांच को पिघला के उसमें डाल दिया जाता था। चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। जब वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो
चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानीपूर्वक हटा दिया जाता था और उसमें से निकली प्रतिमा को साफ करके चमका दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अजमेर राजस्थान के संदर्भ निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य कथन पूछा गया है। तो 12वीं सदी में चौहान राजाओं की राजधानी थी। मुगलों के शासन में सूबा अर्थात प्रांत सूबा मुख्यालय बना। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 12वीं सदी में यहीं आकर बस गए थे। तो इसमें से तीनों कथन सही दिया गया है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अजमेर के संबंध में उपयुक्त तीनों कथन सत्य है। अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है। यहाँ प्राचीन काल से ही तीर्थ यात्रियों आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मणिग्रामम और नाना देसी शब्द किसे सूचित करते हैं? तो मणिग्रामम और नाना देसी शब्द किसे सूचित करता है? तो ये दक्षिण भारत के व्यापारियों संघों को। इसका व्याख्या देख लेते हैं, क्या था ये। तो देखिए, व्यापारियों को अनेक राज्यों तथा जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वे आमतौर पर काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे और अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ अर्थात गिल्ड बनाते थे। दक्षिण भारत में 8वीं सदी और उसके परवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ थे। इनमें सबसे जो प्रसिद्ध संघ था वो मणिग्रामम और नाना देसी थे। ये व्यापार संघ प्रायद्वीपीय के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ भी दूर दूर तक व्यापार करते थे। क्वेश्चन नंबर 5, मुस्लिम बोहरा समुदाय का संबंध किस वर्ग से था? तो मुस्लिम बोहरा समुदाय का संबंध व्यापारी से था। गुजरात के व्यापारियों में हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा दोनों समुदाय शामिल था। वे दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगाह व फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया तथा चीन से व्यापार करते थे। बिदरी शिल्प के संदर्भ, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। बिदरी शिल्प के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो बिदरी शिल्प का नाम स्थानीय शासकों के नाम पर रखा गया। दूसरा, इसमें सत्य पूछा गया। बिदरी शिल्प में चांदी तथा तांबे में जड़ाई का काम किया जाता था। तो इसका हो जाएगा दूसरा, जो ये सही दिया गया, केवल हो जाएगा 2। देखते हैं व्याख्या क्यों होगा केवल 2। बिदरी शिल्प बीदर कर्नाटक का एक अद्वितीय शिल्प है। बीदर के शिल्पकार तांबे तथा चांदी में जड़ाई के काम में इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बीदर पड़ गया। अतः बिदरी शिल्प का नाम उसके उत्पादन के स्थान के नाम पर पड़ा, ना कि वहाँ के शासन के नाम पे अर्थात शासक के नाम पे। क्वेश्चन नंबर 7, मध्यकाल में पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय में कौन सा समूह शामिल नहीं था? तो बुनकर शामिल नहीं था, बाकी सभी शामिल था। पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय जिसमें सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे। ये मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे। इसके अलावा ये राजमहलों, बड़े बड़े भवनों, तालाबों और जलाशयों के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सत्य है? इसमें कौन सा कथन सत्य है, सही पूछा गया है। तो 16वीं सदी में काबुल और कंधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। काबुल हाथियों के व्यापार का प्रमुख केंद्र था, तो हाथी का नहीं था, ये घोड़ा का एक केंद्र था। तो केवल फर्स्ट सही दिया गया। देखते हैं इसका व्याख्या। काबुल अपने पहाड़ी और विषम भूदृश्यों के साथ 16वीं सदी से राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया। काबुल और कंधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। साथ ही घोड़ों का व्यापार भी मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता था। 17वीं सदी में हीरो का एक सौदागर बेप्टिस्टे
ट्रेवनियर ने अनुमान लगाया था कि काबुल में घोड़े का व्यापार प्रतिवर्ष 30,000 रुपये का होता था, जो उन दिनों में एक बड़ी रकम समझी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 9, विजयनगर साम्राज्य का वह कौन सा नगर है जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है तथा इस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो हम्पी। हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। यह नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र था। तो विजयनगर साम्राज्य किसके द्वारा किया गया था स्थापना? हरिहर बुक्का के द्वारा। हम्पी के शानदार खंडहरों से पता चलता है कि उस शहर की किलाबंदी उच्च कोटि की थी। किले की दीवारों के निर्माण में कहीं भी अगारे चूने जैसे किसी भी जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग नहीं किया गया था और शिलखंडों को आपस में फंसाकर गूंथा गया था। हम्पी, जो वर्तमान कर्नाटक में यूनेस्को के विश्व धरोहर अर्थात विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया, यूनेस्को में शामिल किया गया, यूनेस्को के हेरिटेज साइट में। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत हम्पी के बाजारों में मूड़ो शब्द किनके लिए प्रयुक्त होता था? मूड़ो। तो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत हम्पी के बाजारों में जो मूड़ो शब्दों का प्रयोग हुआ करता था वो मुस्लिम व्यापारियों के लिए हुआ करता था। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मुस्लिम सौदागरों के लिए, अर्थात सी हो जाएगा। 15वीं-16वीं शताब्दियों के अपने समृद्ध काल में हम्पी कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से गुंजायमान रहता था। इन दिनों हम्पी के बाजारों में मूड़ो अर्थात मुस्लिम सौदागरों के लिए सामूहिक रूप से प्रयुक्त नाम है। चिट्टियों, पुर्तगालियों जैसे यूरोपीय व्यापारियों के एजेंटों का जमघट लगा रहता था। क्वेश्चन नंबर 11, प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर ये हम्पी में अवस्थित है। विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के राजा कृष्णदेव राय ने विट्ठल मंदिर का निर्माण करवाया। निर्माण विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी में करवाया था। इस मंदिर में स्थित 56 तक्षित स्तंभों से संगीतमय स्वर निकलते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष अर्थात शिव मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये भी आपका हम्पी में ही है। देखते हैं इसका व्याख्या। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में अवस्थित है। मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे और देवदासियों विरूपाक्ष मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा राजा तथा प्रजाजनों के समक्ष नृत्य किया करते थे। देवदासियाँ, एक देवदासी प्रथा भी बहुत भयंकर चलन था इस धर्म में। एक मूवी है, मस्त मूवी है, देखिएगा, श्याम सिंह रॉय मूवी है, काफ़ी उसमें एक डिफाइन किया गया, एक देवदासी का स्टोरी है, उसका लव स्टोरी में बताया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 14वीं-15वीं शताब्दी में मुर्शिदाबाद किस वस्तु के प्रमुख उत्पादन केंद्र के रूप में उभरा? 14वीं-15वीं शताब्दी में मुर्शिदाबाद किस वस्तु के प्रमुख उत्पादन केंद्र के रूप में उभरा था? तो इस रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए, रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए। देखते हैं व्याख्या। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। वह 1704 में बंगाल की राजधानी बन गया, लेकिन इसी शताब्दी के दौरान उसका सितारा डूब गया क्योंकि वहाँ के बुनकर इंग्लैंड की मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़े के साथ प्रतियोगिता में टिक नहीं सका। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। किस स्थान को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता? मक्का, जो मुसलमान लोग, वो उनका एक धार्मिक वो होता है, उनका वहाँ पे जाना होता है। तो देखिए, मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता है तो सूरत को कहा जाता है। देखते हैं। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता है क्योंकि बहुत से हज यात्री
हज करने मक्का जाते हैं हज यात्री, जहाज से यहीं से रवाना होते थे। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारियों अर्थात जरी के लिए प्रसिद्ध थे। सूरत से जारी की गई हुंडियाँ की मान्यता केवल भारतीय उपमहाद्वीप तक था। नहीं, ये तो गलत है, बस इसका पहला सही दिया गया। इसमें सत्य कथन पूछा गया तो केवल फर्स्ट हो जाएगा। देख लेते व्याख्या क्या है इसमें। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा की नाड़ियों अर्थात जरी के लिए प्रसिद्ध थे और उनके लिए पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप में बाजार उपलब्ध थे। कथन तो गलत है। सूरत से जारी की गई हुंडियों को दूर दूर तक मिस्र में काहिरा, इराक में बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प के बाजारों में मान्यता प्राप्त थी। नोट। अब हुंडी क्या था? हुंडी एक ऐसा दस्तावेज होता था जिसमें व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती थी। हुंडी को कहीं अन्यत्र प्रस्तुत करके जमा की गई राशि प्राप्त की जा सकती है। अक्सर हम लोग देखते हैं लोकल भाषा में नहीं बोलता कि हुंडी नहीं देंगे, कुछ ऐसे कुछ वर्ड होता है हम लोग तरफ वैसे बोला जाता है। जैसे किसी से कुछ मांगा जाता है, दोन दोन, तो बोलता नहीं 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 देंगे, हुंडी ले भाई, हुंडी ले भाई, ऐसे कहा था, मतलब कुछ नहीं देंगे, उसका मतलब ये कहता है। देखिए, जो लोग बेगूसराय के होंगे उनको ये पता होगा हुंडी। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, 1565 ईस्वी में राक्षस तगड़ी के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध दक्कन के किन किन सुल्तानों का गुट था? तो इसमें हो जाएगा आपका गोलकुंडा बीजापुर, गोलकुंडा हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं अहमदनगर बीदर, ये होना चाहिए। देखते क्या दिया गया। ये है दक्षिण भारत के सभी मुस्लिम राज्यों ने विजयनगर के खिलाफ एक संघ बनाकर 1565 में ताली कोटा के युद्ध अर्थात जिसे क्या कहा जाता है, राक्षस तगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, में विजयनगर के शासक राम राय को पकड़कर उसकी हत्या कर दी तथा विजयनगर को लूट कर ध्वस्त कर दिया। इस संघ में गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर और बीदर के शासक थे। नोट देखते हैं। एनसीईआरटी में इस संघ बरार का नाम भी उल्लेखित है। इस संघ में अर्थात बरार का भी नाम उल्लेखित किया गया, जो कि गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में 17वीं सदी का वह कौन सा महत्वपूर्ण पतन था अर्थात पोर्ट बंदरगाह जिस पर नियंत्रण के लिए हॉलैंड एवं इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियों ने काफ़ी प्रयत्न किया? तो वह था मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। 17वीं सदी में यह विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का अर्थात भिन्न प्रकार की गतिविधियों का केंद्र था। हॉलैंड एवं इंग्लैंड दोनों देशों के ईस्ट इंडिया कंपनियों ने मछलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयास किया, क्योंकि जब तक यह आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पतन बन गया था और मछलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बसाया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार करना है हमें। तो पहला कथन, ये जो कथन दिया गया कथन, 18वीं सदी में मछलीपट्टनम का अधोपतन हो गया। तो कथन ए है 18वीं सदी में मछलीपट्टनम का अधोपतन हो गया। अब कारण पढ़ेंगे इसका, देखते हैं कारण क्या है। कारण है 17वीं सदी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को अपने साम्राज्य में मिला लिया तथा कंपनी की सभी व्यापारिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया। इसका दोनों कथन तो सही है, लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है इसका कारण। तो इसमें हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, नहीं 1 मिनट, सी हो जाएगा। प्रतिबंध का नहीं होगा, प्रतिबंध का नहीं बात कर रहा है इसमें। देखते हैं व्याख्या। इसमें कह रहा कथन ये तो सत्य है और कथन आर जो इसका जो रीजन है वो गलत असत्य दिया गया।
इसका आंसर देख के पता चल जाएगा हम लोग को आखिर बात क्या है। चलिए देखते हैं। जब मुगलों ने गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली तो उनके प्रतिनिधि सूबेदार मीर जुमला ने, जो कि स्वयं एक सौदागर था, उसने हॉलैंड वासियों और अंग्रेजों को आपस में अभिराना शुरू कर दिया। 1686-87 में औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इस कारण कंपनियों अन्य विकल्प तलाशने लगी। कंपनी की नई नीति के अंतर्गत केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था कि पतन भीतरी प्रदेश के उत्पादन केंद्रों के साथ संबंध बनाए रखे, बल्कि कंपनी के नए केंद्र एक साथ राजनीतिक, प्रशासनिक तथा वाणिज्यिक भूमिका भी अदा करें। जब कंपनी के व्यापारी बम्बई, कलकत्ता और मद्रास चले गए तब मछलीपट्टनम अपने व्यापार और समृद्धि दोनों खो बैठा। मतलब वो लोग अलग जगह भी व्यापार करने के लिए सोचने लगे, इसलिए वहाँ मतलब खो गया मछलीपट्टनम का जो था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 19 नंबर, 18वीं सदी में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास नगर में बने ब्लैक टाउन्स में कौन लोग रहते थे? तो 18वीं सदी में जो बम्बई और कोलकाता और मद्रास नगर में जो बना था ब्लैक टाउन्स, तो उसमें कौन रहेगा ब्लैक में? तो भारतीय रहेंगे। तो भारतीय कारीगर एवं सौदागर दोनों, सी हो जाएगा। 18वीं सदी में बम्बई, कोलकाता और मद्रास नगरों का उदय हुआ। साथ ही शिल्प और वाणिज्यिक में बड़े बड़े परिवर्तन आए। जब बुनकर जैसे कारीगर तथा सौदागर यूरोपीय कंपनियों द्वारा स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। ब्लैक यानी देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया, जबकि गोरे शासकों ने, अर्थात अंग्रेजों ने, गोरे शासक अंग्रेज यूरोपीय भी आ जाएगा आपका, जबकि गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में अपने आवास बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 20, वास्को डी गामा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वास्को डी गामा भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक एवं वास्तुकला के बारे में जानने का इच्छा से प्रेरित था? नहीं, ये तो गलत है। यह अटलांटिक महासागर के साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा। तो बिल्कुल ये दूसरा कथन सही दिया गया है, तो केवल बी हो जाएगा। वास्को डी गामा भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने का समुद्री मार्ग खोजने और मसाले प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित था। वह 1498 में केरल स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचा और अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया। तो आप लोग कमेंट करके बताइए जो वास्को डी गामा जब आया था कालीकट, वो किस तारीख को आया था? ऑप्शन हम दे रहे हैं 17 मई या फिर 20 मई, इसमें से कौन सा सही है आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। चलिए ठीक है, तो आज का जो हमारा ये चैप्टर था हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर नंबर कौन कौन सा हम लोग ने देखे? आज हम लोग चैप्टर 5 और 6 देखे हैं। ठीक है, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।